नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भंभ ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो सेकंड ग्रेड है उसकी जो फर्स्ट जो पेपर है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो जीके का है, उसका जो माइनर टेस्ट 6 है कलाम एकेडमी का, वो हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले 5 माइनर टेस्ट है वो हो चुके हैं, एक मेजर टेस्ट है वो हो चुका है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो सेकंड ग्रेड कलाम एकेडमी टेस्ट सीरीज नाम से प्ले लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप है वो देख सकते हैं। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग नए हैं तो वो भी जुड़ जाइए ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज है इसका पूरा पूरा लाभ है वो मिल सके। और वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कर दें। और टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फ्री में मिल रहा है तो उसकी कदर नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000+ लोग हैं जो वीडियो को लाइक कर चुके हैं, लेकिन लगभग 300+ लोग ही हैं जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और चैनल के ऊपर 40,000+ लोग हैं वो चैनल को देख चुके हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं भी कितने लोग देख चुके हैं और कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा आप, मुझे भी अच्छा लगता है भी हाँ आप लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए और आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। जिसको PDF चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF है वो मिल जाएगी। और PDF में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि PDF में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए PDF अपलोड होने में टाइम लग सकता है। तो चलिए आज की क्लास है वो हम कंटिन्यू करते हैं कि प्रशासनिक प्रतिवेदन वन विभाग राजस्थान 2023 के अनुसार राज्य में रक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र है उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में, 12 व करौली में, श्रीगंगानगर व बीकानेर में, उदयपुर व बारां में। तो सर्वाधिक जो विस्तार क्षेत्र है वो 12 व करौली के अंदर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन है वो कीजिए। कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। रेगिस्तान क्षेत्र को छोड़कर शेष संपूर्ण राजस्थान में धोकड़ा वन पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उपोष्ण पर्वतीय वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के 2.39 भूभाग पर विस्तृत है। तो इसके अंदर हमें असत्य कथन का चयन करना है और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में सालर, बोसवालिया, सिराता वन पाए जाते हैं। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर में, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में, बारां, झालावाड़ तथा कोटा में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर, उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं हैं वो दर्ज की गई है। इसके अंदर है राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो अग्नि की सर्वाधिक जो घटनाएं हैं वो उदयपुर के अंदर दर्ज है वो की गई है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में खस घास उत्पादित करने वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है। भरतपुर व सवाईमाधोपुर, बीकानेर व नागौर, जैसलमेर व बाड़मेर, उदयपुर व बांसवाड़ा। तो खस घास जो उत्पादित करने में सबसे ज़्यादा जो स्थान है वो भरतपुर व सवाईमाधोपुर का है। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वनावरण क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, वन क्षेत्र में 0.01% की वृद्धि आंकी गई है। तो इन कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं कौन से असत्य हैं। तो ये तीनों ही जो कथन है ये सत्य है, तो इसका आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा, 1, 2 व 3 सत्य है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र दर्ज किया गया। 0.03 हेक्टेयर, 0.05 हेक्टेयर, 0.07 हेक्टेयर, 0.09 हेक्टेयर। तो प्रति व्यक्ति जो वन क्षेत्र दर्ज किया गया वो 0.03 हेक्टेयर है वो
दर्ज किया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये वन 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों पर विस्तृत हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ आदि वृक्ष देखे जा सकते हैं। ये वन केवल अबू पर्वतीय क्षेत्र, सिरोही क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें से हमें सत्य कथन है वो बताना है। तो इनमें 1 नंबर और 2 नंबर कथन है वो सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2। नेक्स्ट आता है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य के अधिकतम वनावरण क्षेत्र वाले जिलों के व्यवस्थित अवरोही क्रम को पहचानिए। तो अवरोही जो क्रम होता है वो कौन सा क्रम होता है? वो होता है घटता हुआ क्रम। तो इसके अंदर जो उदयपुर, प्रतापगढ़ और अलवर ये 3 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें 1 नंबर होगा उदयपुर, 2 नंबर होगा अलवर, 3 नंबर होगा प्रतापगढ़। तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, इसका 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है वो हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने चैनल से जुड़ गए होंगे। बाकी ज़बरदस्ती तो मैं आपसे कर नहीं सकता। और इस चैनल को ज़्यादातर देखती हैं वो लड़कियाँ ही देखती हैं, तो आप तो थोड़ी समझदारी दिखाइए, चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कीजिए। और PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर है वो 1-2 दिन के अंदर उपलब्ध है वो करवा दी जाएगी। इससे पहले की वीडियो PDF है वो अपलोड कर दी गई है, तो वो आप लोग है वो चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से फसल और प्रमुख किस्म में से कौन सा असुमेलित है? कपास, कल्याण, सोना व कोहिनूर, बाजरा में पायोनियर व RCB 911, चावल की माही, सुगंधा व बासमती, सरसों की पूसा बोल्ड व पीताम्बरी। असुमेलित है वो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित अनुसंधान केंद्र व अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान है वो हमें करनी है। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र तबीजी, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछवाल, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान सूरतगढ़, मक्का अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़। नेक्स्ट है कि राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में कौन सी फसलों के उत्पादन में वृद्धि है वो दर्ज की गई है? तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है वो है खाद्यान्न, 2 नंबर है गन्ना, 3 नंबर है तिलहन, 4 नंबर है कपास। तो हमें बताना है कि कौन सी के अंदर वृद्धि है वो दर्ज की गई है। तो वो जो वृद्धि दर्ज की गई वो खाद्यान्न और गन्ना के अंदर दर्ज है वो की गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 व 2। नेक्स्ट आता है जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो 4B आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, 4A उपाद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, 3rd B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, 3rd A अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसका आंसर है ये जो जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जो क्षेत्र है वो 3rd A के अंदर आएगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधाओं हेतु ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है? राजस्व संघ, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड, एशियाई विकास बैंक। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान है वो कीजिए। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान भारत में द्वितीय स्थान पर है। इसबगोल एक औषधीय पौधा है जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर राज्य के प्रमुख जिला उत्पादक जिले हैं। छिपा, बड़ौदा, बारा धनिया मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर असत्य कथन पूछा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट आता है कि भील जनजाति द्वारा दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ी व ढलान क्षेत्र पर की जाने वाली कृषि है वो कौन सी है? चीमाता, दजिया, कुमारी, फैरे। तो
इसका आंसर हो जाएगा चिमाता। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि फसल और सर्वाधिक उत्पादन में असुमेलित युग्म की पहचान है वो हमें करनी है। तो बाजरा है वो अलवर और जयपुर में, जौ है वो सीकर और भीलवाड़ा में, चावल है वो बूंदी और हनुमानगढ़ में, गन्ना है वो गंगानगर व चित्तौड़गढ़ में। तो इसका जो गलत जो आंसर हमें पूछा है असुमेलित युग्म है तो वो हो जाएगा जौ, सीकर व भीलवाड़ा में। बाजरा है वो अलवर व जयपुर में होता है, चावल है वो बूंदी और हनुमानगढ़ में होता है, गन्ना है वो गंगानगर व चित्तौड़गढ़ में होता है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश के कुल सरसों उत्पादन में राज्य का अंश है 41.71%, 46.63%, 38.98%, 87.69%। तो इसका आंसर हो जाएगा 46.63%। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित संयंत्र व अवस्थिति में असुमेलित युग्म का चयन है वो हमें करना है। पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड सलादीपुरा, इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड कोटा, सहकारी कीटनाशक कारखाना गंगानगर, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड गडेपान कोटा। तो इसमें हमें पूछा है असुमेलित, तो ये सहकारी कीटनाशक कारखाना गंगानगर ये असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम चुकंदर आधारित चीनी संयंत्र स्थापित किया गया है भोपाल सागर में, केशोराय पाटन में, जोटवाड़ा में और श्री गंगानगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर में। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब तक प्रभावित है वो रहेगी। 31 मार्च 2027 तक, 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2028 तक, 31 मार्च 2029 तक। तो राजस्थान हस्तशिल्प जो नीति है 2022 ये 31 मार्च 2026 तक है ये प्रभावी है वो रहेगी। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन करता है। यानी जो गुरु शिष्य परंपरा योजना है उसका संचालन कौन करता है। राजस्थान वित्त निगम, निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड और राजसिको। तो गुरु व शिष्य जो परंपरा है हस्तकलाओं की वो राजसिको संचालन है वो करता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से असुमेलित है वो पहचानिए। होजरी पार्क, चौपकी भिवाड़ी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जयपुर, ऊन कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क जम्मू और रामगढ़ जयपुर। तो असुमेलित पूछा है तो इसका आंसर होगा जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क जम्मू और रामगढ़ जयपुर। तो आपको अगर कोई आंसर में प्रॉब्लम लगे तो नीचे कमेंट कर देना ताकि उसको क्रॉस चेक कर लिया जाए। अभी जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं ये जो कलाम अकेडमी ने प्रोवाइड करवाए आंसर उन्हीं के आधार पर आपको है वो आंसर बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क है वो स्थापित नहीं किया गया है। बोरानाडा जोधपुर यहाँ किया गया है, उद्योग विहार गंगानगर यहाँ भी किया गया है, उदयपुर यहाँ नहीं किया गया है, रणपुर कोटा यहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर है उसका चयन है वो कीजिए। तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स ये कहाँ पे है तो ये भवानी मंडी के अंदर है। वुरस्टेड स्पिनिंग मिल ये कहाँ पर है तो ये चूरू के अंदर है। श्री सीमेंट ये ब्यावर के अंदर है। जेके टायर ये कहाँ है ये कांकरौली के अंदर है। तो ए का है वो 4 नंबर है, 2 का है वो 2 नंबर है, 3 का है वो 1 नंबर है और 4 का है वो 3 नंबर है। तो 4 2 3 1, 4 2 1 3 यानी 3 नंबर इसका आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दी श्रीगंगानगर शुगर मिल्स द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित संयंत्र है। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, सेंट गोविंद ग्लास फैक्ट्री,
डिहाइजेन प्रीसीजन ग्लास वर्क्स। तो जो गंगानगर शुगर मिल्स है सार्वजनिक क्षेत्र उसके अंतर्गत आती है, वो डिहाईटेक प्रीसीजन ग्लास वर्क्स है, वो इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है उद्योग और केंद्र है, उनमें से असुमेलित युग्म है उसकी हमें पहचान है वो करनी है। तो नीली पोट्री अजमेर, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट, जाजम प्रिंट अकोला और गोटा उद्योग खंडेला। तो नीली पोट्री है ये असुमेलित है, इसका आंसर है ये जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड स्पिनफेड का गठन है वो कब किया गया था? अप्रैल 1993 में, जनवरी 1978 में, जुलाई 1981 में, दिसंबर 1997 में। तो स्पिनफेड का जो गठन है वो अप्रैल 1993 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिको का नहीं है? तो राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना करना, फ्लेक्सी ऋण योजना का संचालन करना। तो आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाओं प्रदान करना, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना करना। जो ये फ्लेक्स ऋण योजना का संचालन है ये इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ये 4 नंबर, जो रिको का कार्य नहीं है। नेक्स्ट आता है असुमेलित की पहचान करनी है। पर्यटन महोत्सव और आयोजित माह, ऊंट महोत्सव जनवरी, ग्रीष्म मई जून में, वृक्ष है वो मार्च अप्रैल में, पतंग है वो जनवरी में। तो असम्मिलित पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में शाही रेलगाड़ी हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत हुई थी 2006 में, 2009 में, 2018 में, 1994 में। तो हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील की जो शुरुआत है वो 2018 के अंदर हुई थी। सूची 1 व 2 को सम्मिलित करना है। चंद्रमहल तो ये है अजमेर में। नथमल की हवेली ये है, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया है। चंद्रमहल है ये जयपुर के अंदर है। नथमल की जो हवेली है ये जैसलमेर के अंदर है। जूनागढ़ का किला है ये बीकानेर के अंदर है। और सोनी जी की नसियां हैं ये अजमेर के अंदर है। तो इनके आंसर है ये 1 2 3 4 ही होंगे। तो 1 2 ये नहीं है, 1 2 3 4 ही इसका आंसर है, वो 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अर्थुना पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? कृष्णा सर्किट, ब्रिज मेवात सर्किट, शेखावाटी सर्किट, वागड़ सर्किट। तो जो अर्थुना पर्यटन सर्किट क्षेत्र है वो वागड़ सर्किट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि महोत्सव और संबंधित जो स्थल है उनमें से असुमेलित युग्म है उनका चुनाव करना है। कजली तीज महोत्सव जयपुर, मोरू महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर, शीत महोत्सव माउंट आबू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कजली तीज महोत्सव जयपुर, ये असुमेलित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है उनका चुनाव है वो कीजिए। तो राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस से आते हैं। राज्य में स्वदेशी पर्यटक यात्राओं की दृष्टि से जयपुर अग्रणी जिला है। राज्य पर्यटन स्लोगन के साथ प्रतीकात्मक पशु चिंकारा दर्शाया गया है। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर कि राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब जारी की गई? 17 सितंबर, 4 दिसंबर, 2 अक्टूबर,
31 मार्च, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। नेक्स्ट आता है पर्यटन के क्षेत्र में संचालित प्रसाद योजना के अंतर्गत संयुक्त रूप से सम्मिलित राजस्थान के प्रमुख शहर हैं वो कौन कौन से हैं? नाथद्वारा व राजसमंद, त्रिपुरा सुंदरी व बांसवाड़ा, पुष्कर व अजमेर, आमेर व जयपुर। तो प्रसाद योजना के अंदर जो सम्मिलित शहर है वो है पुष्कर व अजमेर। नेक्स्ट आता है कि 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में ऊंट व तथा भैंस वंश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला है क्रमशः। तो ऊंट जो सर्वाधिक है वो जैसलमेर में है, उसके बाद में भैंस है वो जयपुर में अपने आप ही ये ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जैसलमेर तथा जयपुर। नेक्स्ट है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की देश के कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी है वो कितने प्रतिशत है? 16.60%, 14.44%, 17.62%, 6.52%। तो राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 14.44% है वो है इसके अंदर हिस्सेदारी। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित पशु और मुख्य नस्ल में से असुमिलित युग्म की पहचान है वो हमें करनी है। तो बकरी, सोनाड़ी, भैंस, जाफराबादी, गोवंश, गीर, ऊंट, केरूपाल। तो इसके अंदर जो असुमिलित है वो है बकरी और सोनाड़ी। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है उसकी हमें पहचान है वो करनी है। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जयपुर, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र जोहड़बेड़ बीकानेर, बुल मदर फार्म चांदन जैसलमेर, गोवंश संवर्धन फार्म बस्सी जयपुर। तो असम्मिलित पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जयपुर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कौन से पशुओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि है वो दर्ज है वो की गई है? तो भेड़ व बकरियों में, ऊंट व घोड़ों में, गोवंश व भैंस में, गधे व सूअरों में। तो जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है वो गोवंश तथा भैंस में की गई है क्योंकि इनसे पैदावार है वो होती है सबसे ज्यादा। तो जो डेयरी के रूप में इनका यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से RCDF लिमिटेड द्वारा संचालित इकाई है विदेशी न्यूक्लियस फोरम बस्सी जयपुर, जरम प्लाज्मा स्टेशन नरवा खिंचियान जोधपुर, हिमीकृत वीर्य बैंक बस्सी जयपुर। तो इनके RCDF द्वारा जो संचालित इकाइयां हैं वो ये सारी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है कि देश के कुल ऊंटों का कितना अंश राजस्थान में पाया जाता है? 34.69%, 48.52%, 68.68%, 84.43%। तो इसका आंसर हो जाएगा 84.43%। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध सहकारी समिति कहाँ शुरू की गई थी? तो भोजासर बीकानेर, भीमपुर बांसवाड़ा, कासिमपुर कोटा, लखवाड़ी हनुमानगढ़। तो प्रथम महिला दुग्ध सहकारी समिति है वो भोजासर बीकानेर के अंदर शुरू है वो की गई है। नेक्स्ट आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या में 70% से अधिक जनजाति जनसंख्या रखते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो 70% से अधिक जनजाति रखते हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 2 व 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर कुल कितने जिले राज्य के औसत जनघनत्व से अधिक घनत्व है वो रखते हैं? 18 जिले, 15 जिले, 11 जिले और 22 जिले। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 18 जिले। नेक्स्ट आता है कि 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान जनसंख्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार है वो कीजिए।
तो नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि दर्ज की गई, शिशु लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई, जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है वो हुई है। तो इसमें हमें निम्न कथनों पर विचार करना है और नीचे सत्य कथन पर चयन करना है। तो ये तीनों ही कथन है ये सत्य है। नेक्स्ट कथन है, क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिला युग्म में लिंगानुपात के आधार पर उपयुक्त अवरोही क्रम का चयन है वो करना है। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ में करना है। तो 1 नंबर हो जाएगा राजसमंद, 2 नंबर हो जाएगा प्रतापगढ़, 3 नंबर हो जाएगा पाली। तो हमें 1, 2, 3 में इनको शिफ्ट है वो करना है। तो 1 पे राजसमंद, तो ये 4 नंबर ऑप्शन में ही है, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें 1 के बाद 3 है, तो हमें घटता हुआ क्रम है वो करना है। 1, 2, 3, तो राजसमंद, प्रतापगढ़ और पाली है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है? कोटा, झुंझुनू, सीकर और जयपुर। तो दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो है जयपुर। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में डैश डैश दर्ज की गई, वृद्धि, कमी, वृद्धि, कमी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो होगा? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा 7.10% की जो कमी है वो दर्ज है वो की गई है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से पंचायत का मुखिया और जनजाति में असुमेलित का चयन है वो करना है। सहलोत, सहरिया, गमेती है वो भीलों का, पटेल है वो भीणा का, मुखी है वो डामोर का। तो हमें असुमेलित देखना है, तो ये हो जाएगा सहलोत, सहरिया का, ये असुमेलित है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर, या इनमें से कोई नहीं। तो 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला कोई जिला है तो वो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट नंबर आता है कि जनजाति निवास क्षेत्र में असुमेलित युग्म की पहचान है वो करनी है। मीणा है वो जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर में, ये सही है। कथौड़ी है हनुमानगढ़, सीकर में, ये गलत है। ग्रासिया है ये अबू रोड, पिंडवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, ये सही है। डामोर है वो सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर कथौड़ी, हनुमानगढ़, सीकर, ये असुमेलित है। – 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता है वो 40% से कम है? बाड़मेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, जालौर, डूंगरपुर। तो 40% से कम जो महिला साक्षरता है वो है जैसलमेर, जालौर और सिरोही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 56 नंबर की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो हमें करना है। संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया। नीति निर्माण सिद्धांतों का उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के महान लक्ष्यों को प्राप्त करना है। नीति निर्माण करते समय, कानून बनाते समय सरकार को नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इनमें जो कथन है उनमें से बी व सी है वो सत्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर है वो 3 नंबर है वो सही हो जाएगा, बी व सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत मूल सिद्धांत का भाग नहीं था तथा बाद में संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है? यानी कौन सा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो मूल संविधान का भाग नहीं था, बाद में जोड़ा गया है? पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ये मूल सिद्धांत के अंदर था। आय की असमानताओं को कम करने का प्रावधान, ये भी था। उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, ये भी था।
कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों का विकास ये नहीं था। तो जो बाद में सम्मिलित किया गया था वो ये 4 नंबर किया गया था कि कार्मिकों के निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों का विकास है वो किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य है वो नहीं होगा। वह संघ सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राष्ट्रपति को देगा, ये सही है। वह संघ सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित जो सूचना राष्ट्रपति मांगे उसे देगा, यानी राष्ट्रपति जो सूचना मांगता है वो देनी पड़ती है। किसी विषय जिस पर संबंधित मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो तो राष्ट्रपति के अपेक्षा किए जाने पर वह मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखेगा, यह भी सही है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा, तो ये उन प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ये नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सूची 1 व 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर के साथ हमें चुनना है। तो नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिसके भुगतान की तिथि बैंक की इच्छा पर छोड़ दी गई। तो ये जो कथन है ये KT शाह का है, यानी A का 2 नंबर। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक है, तो इसका जो होगा ये होगा भीमराव अंबेडकर, तो B का 3 नंबर। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, तो C का हो गया 4 नंबर। यदि नीति निर्देशक तत्व को पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो भारत की धरती पर ही सौर की स्थापना हो जाएगी, जो D है इसका हो जाएगा 1 नंबर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 नंबर सही हो जाएगा। ये देखिए 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 सही सुमेलित हो जाएंगे। नेक्स्ट 8 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। 25वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 गए जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 39B तथा 39C की अनुपालना में राज्य द्वारा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट B नंबर कथन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गए में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया कि भाग 4 में दिए गए किसी भी नीति निर्देशक तत्व की अनुपालना में राज्य द्वारा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 14, 19, 31 में असंगत है। तो ये जो कथन है वो A व B दोनों ही सही हैं। तो ये सूची 1 व 2 के साथ हमें सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव है वो हमें करना है। तो ये हमारे अनुच्छेद हैं और नीचे सूची 2 है वो दे रखी है। तो अनुच्छेद जो 48 है वो कृषि व पशुपालन का आधुनिक तरीके से संगठन करने का प्रयास तथा गाय व बछड़े और दुधारू व वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने तथा वध निषेध का प्रावधान करने का जो प्रयास है वो इसके अंदर किया गया है, यानी A का 2 नंबर। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 48A। तो जो 48A है वो पर्यावरण संरक्षण तथा वन व वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, तो इसमें हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 49। तो इसके अंदर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं तथा संस्थानों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी 1 नंबर। और अनुच्छेद जो 42 है उसके अंदर काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं स्थापित करने तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास है वो किया गया है, यानी
अनुच्छेद 42 का 4 नंबर, तो 23 14 है वो इसका आंसर होगा। तो अब हम मिलान कर लेते हैं। तो 2 नंबर है, इसके अंदर 23 14 है, वो ऑप्शन हमें मिल रहा है। नेक्स्ट आता है कि निम्न नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ग्राम पंचायतों का संगठन, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, दवाई के रूप में छोड़कर सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, कमजोर व पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कार्य करना। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, सी और डी। निम्न तत्वों में कौन सा गांधी विचारधारा पर आधारित है। तो ए, सी और डी। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर है वो चुनिए। तो काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। यह है सूची 1। इसके अंदर हमें जो सूची 2 है, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य, राज्य द्वारा उपबंध, राज्य द्वारा उपयुक्त विधान, इनका हमें चयन है वो करना है। तो इसके अंदर ए है, ए का हो जाएगा 2 नंबर राज्य द्वारा उपबंध। जो 2 नंबर है इसका हो जाएगा राज्य का प्राथमिक कर्तव्य यानी 1 नंबर, और सी का हो गया 3 नंबर। तो 2 1 3, तो ये ऑप्शन जो 4 है उसके अंदर है कि 2 1 और 3। नेक्स्ट आता है 64 नंबर की राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम किस वाद में उठा था। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में। नेक्स्ट आता है कि राज्य नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा शब्द राज्य की संवैधानिक बाध्यता है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, गायों एवं बछड़ों के वध का निषेध, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 6 के बाहर नीति निर्देशक तत्वों की तरह निर्देश देने वाले कौन से अनुच्छेद हैं। तो इसके अनुसार जो अनुच्छेद होंगे वो 335, 350 क और 351। नेक्स्ट आता है कि जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से हैं। देश के शासन में मूलभूत हैं, देश के शासन में बुनियादी है, देश के शासन में जरूरी है, देश के शासन में अपरिहार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा देश के शासन में मूलभूत है। नेक्स्ट आता है कि निम्न कथनों पर विचार है वो कीजिए। राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, विधायी कार्यों में उसकी भूमिका नहीं होती। तो ये सही है। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की एक विधायी कार्य है, ये गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल 2 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है और कारण है कि राष्ट्रपति को संविधान द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि वह संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव है वो करेगा। तो इसका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर है वो ए की सही व्याख्या है वो करता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज
में कौन सम्मिलित नहीं होता? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा विधान परिषद सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद सदस्य है वो सम्मिलित नहीं होता। नेक्स्ट आता है कि निम्न में कौन सा या कौन से कथन है वो सही है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 नंबर सही। यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है तो किस सदन में यह सबसे पहले प्रस्तुत है वो होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में एक साथ, कोई भी सदन। तो इसका आंसर होगा कोई भी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित निम्न में से कौन सा है वो गलत है? अध्यादेश संसद द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। अध्यादेश केवल विधायिक रिक्तता को भरने के लिए है। अध्यादेश स्थायी कानून बन जाते हैं। अध्यादेश बिना संसद के अनुमोदन के समाप्त हो सकते हैं। तो इसने पूछा है गलत है, तो अध्यादेश स्थायी कानून नहीं बन जाते। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग है वो किया जाता है यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करती है, जब राष्ट्रपति विधेयक को खारिज करता है, राष्ट्रपति विधेयक को वापस भेजता है पुनर्विचार हेतु, जब संसद सत्र में ना हो। तो जो सस्पेंसिव वीटो है उसका जो प्रयोग किया जाता है जब राष्ट्रपति विधेयक को वापस भेजता है पुनर्विचार हेतु। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ के कर्तव्यों के रूप में उल्लेखित है? अनुच्छेद 255, 265, 355, 275। संघ के कर्तव्यों के रूप में जो उल्लेखित है वो अनुच्छेद 355 है। संघ के कर्तव्यों के रूप में उल्लेखित अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की शपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 60 में नहीं किया गया है? प्रोक्लेम, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड। तो जो अनुच्छेद 60 में नहीं किया गया है वो प्रोक्लेम है, उसका उल्लेख है वो नहीं किया गया है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड का किया गया है। और मैं ये मानता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन है ये हिंदी में दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं मोस्टली, जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो वो भी इस बात को मानेंगे कि ये ऑप्शन है ये हिंदी में देने चाहिए। वैसे भी जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है वो साइकोलॉजी के जो प्रश्न है वो अंग्रेजी में ही हूबहू कन्वर्ट करके हिंदी में लिख देता है, जिससे भी प्रॉब्लम होती है। तो अब इन चोरों को क्या ही कह सकते हैं, ये चोर हैं दोनों ही, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड। हमारे हाथ में तो तैयारी करना ही है, तो वही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि संसद बैठक सीटिंग में नहीं है तो संयुक्त बैठक बुलाने की सूचना राष्ट्रपति खालिस्तान के द्वारा देता है। संदेश के द्वारा, सूचना, लोक अधिसूचना के द्वारा, आदेश के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा। तो ये जो दी जाती है ये लोक अधिसूचना के द्वारा दी जाती है। जब संसद बैठक में नहीं है तो संयुक्त बैठक बुलाने के लिए लोक अधिसूचना है वो दी जाती है, पब्लिक नोटिफिकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश और पूर्व मंजूरी केवल प्रक्रिया का एक विषय है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश और मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है? अनुच्छेद 255, 274, 304, 367। तो 255 है ये राष्ट्रपति की सिफारिश और पूर्व मंजूरी केवल एक प्रक्रिया का विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अनुच्छेद 255। यदि लोकसभा में बहुमत न होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो यह किस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा? उत्तरदायी शासन सिद्धांत का, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का, लोकप्रियता के सिद्धांत का, संघीयता का सिद्धांत का। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरदायी शासन का सिद्धांत, इसका उल्लंघन है वो होगा।
नेक्स्ट आता है 80 नंबर की संविधान में प्रधानमंत्री को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? मंत्रिपरिषद का मुखिया, मंत्रिमंडल का मुखिया, लोकसभा का नेता, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। तो जो प्रधानमंत्री है उसको मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है उसके रूप में उल्लेखित किया गया है, जो मंत्रिपरिषद है उसका मुखिया। नेक्स्ट आता है कि संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की कौन सी संवैधानिक जिम्मेदारियां निर्धारित है वो की गई है? तो मंत्रियों की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की जानकारी देना, संसद को जानकारी देना, संसद में बजट प्रस्तुत करना। तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री को कौन सी संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है? तो ये राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की जो जानकारी देना, ये जिम्मेदारी है वो दी गई है। मंत्रियों पर दल बदल के प्रावधान का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? ये अनुच्छेद 75(1)(b) के अंतर्गत मिलता है। तो मंत्रियों पर दल बदल के जो प्रावधान का उल्लेख है ये अनुच्छेद 75(1)(b) के अंतर्गत है वो मिलता है। नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने इसकी सीमाएं हैं वो स्पष्ट की है? केशवानंद भारती मामला, SR बॉम्बई बनाम भारत सरकार, मेनका गांधी मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SR बॉम्बई बनाम भारत सरकार। यानी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय की सीमाएं स्पष्ट की है? तो वो SR बॉम्बई बनाम भारत सरकार जो मामला है उसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होता है तो किस अधिकार को स्वतः निलंबित है वो माना जाता है? तो अनुच्छेद 21 के अंदर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपातकाल जब लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत जो स्वतः निलंबित हो जाता है वो अनुच्छेद 19 के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि किस मौलिक कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात है वो की गई है? तो किस मौलिक कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात की गई है? तो ये 51AH के तहत है वो की गई है। 51AH के तहत मौलिक जो कर्तव्य है उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात है वो कही गई है। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में नया कर्तव्य 86वें संविधान द्वारा जोड़ा गया, वह कर्तव्य किससे संबंधित है? वो है पर्यावरण संरक्षण से, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान से, शिक्षा दिलाने से, ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा दिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो नहीं है? मौलिक कर्तव्य गैर न्यायिक है, ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, इनका उल्लंघन दंडनीय अपराध है, इनकी प्रेरणा रूसी संविधान से ली गई है। यानी सत्य नहीं है ये हमें पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा इनका उल्लंघन दंडनीय अपराध है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है? राष्ट्र की जो एकता और अखंडता से संबंधित है ये 51A(c) से संबंधित है। तो जो ये मौलिक कर्तव्य हैं ये मैं जो 51A के तहत है ये मैं कोशिश करूंगा कि इनकी एक अलग से क्लास है वो रिकॉर्ड करके अपलोड है वो कर दी जाए। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है वो नहीं है? कि हिंसा ना करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करें और देश की रक्षा करें। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करें, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते, नीति निर्देशक तत्व सामूहिक हित पर आधारित नहीं होते तो ये आधारित होते हैं तो ये विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं होते बल्कि इन्हें लागू करना होता है, यह राज्य की इच्छा पर निर्भर
होता है। तो इसका आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा कि ये सामूहिक हित पर आधारित होते हैं, नहीं दे दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि करंट जीके से संबंधित है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो कथन सत्य है वो हमें बताने हैं। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन लॉटरी के द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत एक कैटल यूनिट का अधिकतम 40,000 रुपए तक का क्लेम देय है। इस योजना के लाभार्थी का चयन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को क्रमशः 16 व 12% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो सत्य कथन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 व 4 नंबर। ये मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना से संबंधित कथन है और सत्य कथन बताने हैं कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को इलाज हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान के मूल निवासी ही पात्र हैं। तो ये तीनों ही जो कथन है ये सत्य है। अगर आपको कभी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को रोक के वो भी देख सकते हैं। मैं वीडियो है इसको ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि कई लोग हैं जो वीडियो को दोबारा देखने में भी इंटरेस्टेड होते हैं और कई लोग वो हैं जिनकी तैयारी अच्छी है तो वो डायरेक्ट जल्दी आंसर देने में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2। इसमें केवल राजस्थान के मूल निवासी ही पात्र हैं, तो ये गलत है। तो इसका आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा, केवल 1 व 2। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर 125 मेगावाट क्षमता के 3 लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। तो ये है गुड्डा, बीकानेर के अंदर। हाल ही में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2023 हेतु प्रियदर्शनी मिश्रा को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका संबंध है, तो इनका जो संबंध है ये नाट्य लेखन से है। निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है और कितने युग्म सुमिलित है ये हमें बताना है। तो ये जो है 1 जिला 1 प्रजाति कृषि विभाग, 1 जिला 1 उत्पाद उद्योग विभाग, 1 जिला 1 उपज कृषि विभाग, 1 जिला 1 पर्यटन स्थल स्वायत्त शासन विभाग। तो इसमें केवल 2 युग्म सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि उल्लास पोर्टल पर वर्ष 2022-23 की अवधि में निरीक्षरों का रजिस्ट्रेशन करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो निरीक्षरों का रजिस्टर करने में राजस्थान का 3रा स्थान है। हाल ही में गठित 7वें राज्य वित्त आयोग की अवार्ड अवधि है। तो ये जो अवार्ड अवधि है ये 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक है। इसका ऑप्शन है ये 3 नंबर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर स्थित फोयसागर झील का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है। तो इसका नाम रखा है वरुण सागर। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो ये जीता है मोनिका शोराण ने। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति के लिए मुकुट मणिराज को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। तो मुकुट मणिराज है, उनको राजस्थानी भाषा की किस कृति के लिए केंद्रीय साहित्य पुरस्कार वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो है गाँव और अम्मा। मुकुट मणिराज 2024 गाँव और अम्मा, ये आप है वो रट्टे मार लेना कि मुकुट मणिराज 2024 गाँव व अम्मा। ये आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ तक जो पहुँचे हैं मैं उनसे पूरी 100% 100% उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर रखा हो, लाइक कर दिया होगा और आप है वो शेयर भी इनको कर दीजिए आपके यार दोस्तों तक, ताकि आपको भी पता चले कि कितने लोग हैं वो देख रहे हैं।
तो जो लाइक कर रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी है वो अच्छी चली होगी और उनका सिलेक्शन भी हो, ये भी मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।